तो पिछली वीडियो में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिले थे। इसमें हमें देखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में रिस्क कौन कौन से थे और थोड़े बहुत और टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला रिस्क अगर हम देखें तो पेस्ट अटैक का था। हमने बात भी की थी HYV सीड से जो ग्रो करी हुई क्रॉप्स होती थी उनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता था। इसीलिए फार्मर्स के पास हमेशा रिस्क होता था कि अगर कीड़े का अटैक हुआ, पेस्ट अटैक हुआ तो उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनकम इनक्वालिटीज़, जो इनकम की इनक्वालिटीज़ थी वो भी इससे बढ़ रही थी। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी महंगी थी। जो अमीर किसान थे वो तो आसानी से उसे परचेज कर रहे थे, उसका इस्तेमाल करके उनका प्रोडक्शन खूब ज़्यादा हो रहा था, मतलब अमीर और अमीर हो रहा था। और गरीब बेचारे के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, जिसकी वजह से वो और गरीब होता चला जा रहा था। तो यहाँ यही लिखा है, देयर वॉज अ रिस्क दैट ग्रीन रेवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर। छोटे और बड़े फार्मर्स के बीच में डिस्पैरिटीज़ बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि बिग फार्मर्स जो थे वो अफोर्ड कर सकते थे रिक्वायर्ड इनपुट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्मॉल फार्मर्स नहीं कर सकते थे। लिमिटेड क्रॉप अगर बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो खाली फूड ग्रेन्स तक ही लिमिटेड रहा। देयर हैज़ बीन नो राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी। मतलब कमर्शियल क्रॉप्स जो कैश क्रॉप्स होती थी उनमें कोई इंक्रीमेंट देखने को हमें नहीं मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से। अगला, अनइवन स्प्रेड। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वॉज अनइवनली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये देश में हर जगह एक सा नहीं था। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला, मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में इसका बहुत ही कम फ़ायदा देखने को मिला, ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये नहीं रहा। अगला आता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। मतलब सरकार जो सब्सिडी देती है किसानों को फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड्स पे, इंसेक्टिसाइड्स पे, ये सब हमारी इसके अंदर आती है। सब्सिडी का मतलब हो गया मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू सस्टेन एक्सेलरेट प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ फार्मर्स। मतलब फार्मर्स को मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाने वाला मॉनेटरी असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा सके, वो हमारा सब्सिडी में आता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन से लो इंटरेस्ट रेट। जो सरकार थी वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही थी गरीब फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो रिक्वायर्ड इनपुट बाजार से आसानी से खरीद सकें, जैसे कि HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह। ठीक, इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। अब हमारे देश में कुछ लोग थे जो इसके फेवर में थे, कुछ लोग थे हमारे देश में जो इसके अगेंस्ट में थे। तो यहाँ दे रखा है मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स वर पुअर। जो लोग इसके फेवर में थे उनका कहना था कि हमारे देश में जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स हैं, मतलब बहुत सारे फार्मर्स बहुत गरीब हैं और वो इस लायक नहीं है कि वो रिक्वायर्ड इनपुट्स जो चाहिए बिना सब्सिडीज़ के खरीद सके, मतलब फर्टिलाइजर, HYV सीड्स वगैरह खरीद सके बिना सरकार की मदद के। ठीक, इसलिए सब्सिडी की ज़रूरत है। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि अगर सब्सिडी ख़त्म कर देंगे तो इससे गरीब और अमीर किसान के बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारा जो इक्विटी का गोल है वो वायलेट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। इन जो सब्सिडी के अगेंस्ट में थे उनका कहना था भाई ये सरकार के ऊपर एक फालतू बर्डन है, मतलब सरकार ने एक फालतू खर्चा अपने सिर पे लाद रखा है। इसके अलावा ठीक उनका ये भी कहना था अगर जो अवेलेबिलिटी हो रही है लो प्राइस पे सप्लाईज़ की, उससे वेस्टफुल कंजप्शन हो रहा है। मतलब किसानों को सब्सिडीज़ की वजह से जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए किसान जो है उनका एक तरीके से एक तरीके से बिना ध्यान दिए हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे वेस्टफुल कंजप्शन हो रहा है। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर एज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गोज टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक, सब्सिडी का फ़ायदा जो ज़्यादातर गरीब फार्मर्स की जगह कुछ लोगों का मानना था कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो सरकार को करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू? ठीक, गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नीडी फार्मर। सरकार को ये ज़रूरत है कि सरकार ये देखे कि जो बेनिफिट्स है सब्सिडी के वो जो नीडी फार्मर्स हैं उन्हीं को मिलने चाहिए। तो एग्ज़ाम में पहली एक बार इनके फेवर्स में या अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये कर लेना। अगला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो जो हमें करना है, मतलब अब हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया, अब ये देखेंगे सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए क्या किया। तो पहला पेज कुछ नहीं है, ये भी खाली हमें रीड ही करना है अगर हम बात करें। ठीक, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया के जैसा कभी प्रोग्रेस कर सकता है जब हमारे पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जिससे हमारी GDP ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और ये हकीकत बात है भाई, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, अच्छी GDP ग्रोथ चाहिए। GDP ग्रोथ कब होगी हमारे देश की, जब हमारे पास अच्छा
इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट जो कि स्टेबल होता है एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयमेंट से। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देश में मॉडर्नाइजेशन होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से सरकार ने 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया। आज़ादी के टाइम पे अगर हम बात करें, देयर वर ओनली कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, खाली हमारे देश में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। इन 1947 देयर आर 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास खाली 2 ही वेल मैनेज आयरन और स्टील फर्म्स थी, एक जमशेदपुर में और दूसरी कलकत्ता में। प्लानिंग कमीशन को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस चाहिए, मतलब अच्छी सड़कें चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, डैम्स चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक। फॉर विच मैसिव इन्वेस्टमेंट आर नीडेड, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। विच कुड ओनली बी डन बाय गवर्नमेंट, और इतना खर्चा किसी प्राइवेट सेक्टर के करने की हालात है नहीं, जिसमें सरकार को ही करना पड़ेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक। इसके बाद अगला दे रखा है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, या फैक्टर्स नीडेड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये अच्छे से देखना इसमें क्या क्या है हमारा। अगर हम बात करें तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब ये है कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि सरकार को ही जो है दखल अंदाजी करनी पड़ी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। अगर हम बात करें तो सरकार ने क्यों डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की सरकार को ज़रूरत पड़ी, वो हमें इसके अंदर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रीज़न फॉर विच आर, इसके पीछे रीज़न है पहला शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। आज़ादी के टाइम पे हमारे देश में खाली टाटा और बिरला ही 2 बड़े प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हुआ करते थे, और एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू PSUs, जिसका नतीजा क्या निकला? सरकार को PSU की मदद से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, क्योंकि सर इतना पैसा लगाना इन दोनों के बस की भी बात नहीं थी। लैक ऑफ इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, जो इंडिया का मार्केट था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से लो डिमांड देखने को मिल रही थी, और लो डिमांड की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो था वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहा था, ठीक। और अगर उसके पास कैपिटल थी वो तब भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। पहली बात तो था ही नहीं पैसा, और था भी तो डिमांड ना होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक। सरकार को ये बात भी पता थी अगर प्राइवेट सेक्टर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह देश में खोली तो वो लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का जो इक्विटी था और सोशल वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट का, वो खाली तभी अचीव हो सकता था जब सरकार डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करे प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। बनना प्राइवेट सेक्टर तो वही चीज़ें बनाएगा जो उसे प्रॉफिट कमा के देंगी। तो अब इसके लिए सरकार ने क्या किया? इसके लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 सरकार ने ये लागू करा। तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलती थी 1948 में, उसके बाद सरकार ने कुछ चेंजेस लेके आई, ठीक है। एक नई पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी सरकार को, इसीलिए 30 अप्रैल 1956 को सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था सरकार ने लागू कर दिया, जिसे IPR 1956 नाम दिया गया। इसके अंदर सरकार ने कुछ काम किए। सबसे पहला काम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का किया गया। सरकार ने इसके अंदर क्या किया? हमारे जितनी भी देश में इंडस्ट्रीज़ थी उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर सरकार ने फर्स्ट कैटेगरी में खाली सरकार ने वही इंडस्ट्रीज़ रखी जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट थी। इस इंडस्ट्री में इसमें ध्यान रखना है, सरकार ने 17 इंडस्ट्रीज़ रखी थी, जैसे कि एमुनेशन, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिपिंग, एटॉमिक एनर्जी वगैरह। शेड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक, विच वुड बी प्रोग्रेसिवली ओन बाय गवर्नमेंट, जो कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चला रहे थे, या हम कह सकते हैं दे आर कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। इसमें एल्युमिनियम माइनिंग इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आती थी हमारी। इसके बाद हम बात करें शेड्यूल सी, तो बची हुई कौन सी? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हमारी विच वर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर, वो शेड्यूल सी के अंदर आती थी। ये पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सरकार ने क्या किया? सरकार ने लाइसेंस रिक्वायर्ड कर दिया। मतलब लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक रिटर्न परमिशन होती थी सरकार के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री को गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब
सरकार ने 1956 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लागू कर दी। इसके तहत क्या किया गया, मतलब द इंडस्ट्रियल एक्ट 1959 एम्पावर गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर। 1959 में सरकार इसी के अंदर आईपीआर 1956 के अंदर ही, इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर ही सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अगर कोई भी इंसान नई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसे लाइसेंस चाहिए होगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, अगर वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहता है तो भी उसे लाइसेंस चाहिए। मतलब अगर तुम एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो, मान लो तुम पेन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हो, लाइसेंस लो। अब तुम एक फैक्ट्री से चाहते हो कि तुम्हारी 2 फैक्ट्री हो जाए, ठीक, तो ये होता है एक्सपेंशन। तो इसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। इसके अलावा तुम चाहते हो कि तुम क्या करो, तुम पेन तो बना ही रहे हो, तुम पेंसिल भी बनाओ, तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन, ठीक। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर सरकार ने क्या करा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर सरकार ने नई इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने के लिए और अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया। लाइसेंस क्या था, एक रिटन परमिशन थी इंडस्ट्री को खोलने की। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के कानून के अनुसार कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं खुल सकती जब तक कि सरकार से लाइसेंस नहीं ले लिया जाता। नो इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तब तक कोई इंडस्ट्री नहीं खुलेगी जब तक सरकार से हम लाइसेंस नहीं ले लेंगे। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। मतलब सरकार से लाइसेंस लेना इंडस्ट्री खोलने के लिए तब आसान हो जाता था कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री जो थी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में खोलो, तब जैसे कि गांव वगैरह में खोलो। और सो सर्टेन बेनिफिट्स लाइक टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर रेट एक्सेट्रा वर ऑल्सो गिवन बाय गवर्नमेंट। मतलब अगर आप जो थे अपनी फैक्ट्री वगैरह आप अगर गांव में वगैरह में खोलते थे, ऐसे एरियाज में खोलते थे जो बैकवर्ड हैं, तो सरकार वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट, टैक्स में छूट, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कम दामों पे प्रोवाइड करती थी। लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तब भी थी जब आप अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करोगे या डाइवर्सिफाई करोगे। तो इस चीज़ को अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते थे। इसमें जो मिलने वाले बेनिफिट्स थे, अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलते हो तो इसे इंडस्ट्रियल कंसेशन कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे कि इंडस्ट्रियल कंसेशंस क्या क्या थे। इसके बाद अगला हमें जो पढ़ना है, सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना शुरू किया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती कौन थी, तो सरकार के अकॉर्डिंग, ठीक, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री 1956-51 के अंदर जो 5 लाख रुपए की कैपिटल रखती थी, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। लेकिन इस समय ऐसी कोई इंडस्ट्री इसकी कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी। या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी। टर्नओवर मतलब सेल्स हमारी। तो यहाँ लिखा भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम लिमिट अराउंड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट। मतलब ये एसेट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। द लिमिट हैज चेंज फ्रॉम 5 लाख इन 1951 टू 10 करोड़। मतलब पहले ये लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 10 करोड़ हो गई है, या फिर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। आगे देखते हैं 1955। इन 1955 कार्वे कमेटी फाइंड आउट दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक, 1955 में सरकार ने एक कार्वे कमेटी नाम की कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिसर्च करना। इसने क्या किया था, रिसर्च करी और इसे पता लगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर रही हैं। ठीक, इसको कार्वे कमेटी को जो है हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में इसने क्या क्या बताया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फीचर्स दे रखे हैं, पहले तो बताया, तो बाद में देखेंगे हम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फीचर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव है। क्यों है भाई, स्मॉल स्केल ही क्यों नाम है, क्योंकि पैसा नहीं है, इसलिए तो स्मॉल स्केल है। इसीलिए ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, ये प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का इस्तेमाल करेंगी, ना कि किसका, कैपिटल का। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा देश के अंदर। दूसरा, नीड फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, सरकार ने क्या करना शुरू करा, इनको प्रोडक्शन प्रोवाइड करना शुरू करी। सरकार ने वो प्रोडक्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती थी उनको रिजर्व कर दिया। मतलब अब वो प्रोडक्ट्स खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बना सकती। तो यहाँ दे दिया गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर एसएसआई। सरकार ने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया एसएसआई के लिए। सब्सिडी और वेरियस कंसेशन, सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टाइप्स के कंसेशन देना शुरू कर दिए, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी
और बैंक लोन एट लोअर रेट्स, मतलब एक्साइज ड्यूटी में टैक्स में छूट देना शुरू कर दी। इसके अलावा लोन भी कम रेट पे देना सरकार ने शुरू कर दिया। इसके अलावा इसका एक और फीचर होता है लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जनरली खोली जाती हैं क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल यूसेज। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक, ये कहाँ खोले जाते हैं? ये ज़्यादातर हमारे खोले जाते हैं आयरन ओर के पास, ठीक। क्यों? ताकि आयरन ओर से इन्हें आसानी से रॉ मटेरियल मिल सके, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वरना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई आएगी। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लोकेशन फ्लेक्सिबल है, मतलब दे डज नॉट हैव हाई रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, इन्हें रॉ मटेरियल की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसीलिए ये लोकेशन फ्लेक्सिबल मानी जाती हैं, ठीक। इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट, फिर जीसी बात है, 1 करोड़ रुपए आप लगाओ और आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल गई। इन्वेस्टमेंट वेयर इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री नीड्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। सो वी कैन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट इक्वलिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो इक्वलिटी प्रमोट करता है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। अब आगे हमें दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, सरकार ने जो तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम करा, ये सब इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए करा। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था सेल्फ लाइन्स को हासिल करना, ठीक। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी वो प्रोटेक्ट करी जा रही थी फॉरेन कंपटीशन से बाय पुटिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स और फिक्सिंग इम्पोर्ट कोटास। मतलब सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सब जो पढ़ा वो तो हमने करा ही करा, इसके साथ साथ सरकार ने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन करने की भी कोशिश करी, मतलब आने वाले इम्पोर्ट्स को रोकने की कोशिश करी। सरकार ने इसके लिए क्या करना शुरू करा, जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे थे उस पर हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए और इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया। इंपोर्ट कोटा मतलब लिमिट लगा दी कि आप इतनी यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब इम्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो। जैसे 1000 यूनिट्स आप कोई भी मशीन यूज़ करते हो जो आपको रॉ मटेरियल फॉरेन से मिलता है, या कोई भी मशीन आप यूज़ करते हो जो आप रॉ मटेरियल से वहाँ के यहाँ से अपने देश में बेच रहे हो, तो सरकार ने उसकी लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा तुम फॉरेन से खरीद ही नहीं सकते, ठीक। इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर्स डेवलप टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री। सरकार ने लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोली ताकि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस क्रिएट किया जा सके। एसएसआई वर्स डेवलप टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। एसएसआई खोली गई ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी का ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सके। तो आप ये लिख सकते हो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो, ठीक। गुड इफेक्ट ऑफ आईपीआर और बैड इफेक्ट ऑफ आईपीआर। आईपीआर का हमारे देश पे कैसा असर पड़ा, अच्छा या बुरा, तो दोनों दिया गया है। अगर आईपीआर की वजह से देखें तो 1950 से लेकर 1990 के बीच में हमारी जो जीडीपी थी, जो आउटपुट था, वो 6% से बढ़ गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। पहले एक इंडस्ट्री एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, अब वो और अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाना उसने शुरू कर दिया। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखने को मिली, जैसे कि रूरकेला भिलाई स्टील प्लांट खुला नया। बैड इफेक्ट ऑफ आईपीआर, आईपीआर का गलत इफेक्ट क्या पड़ा, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो डेड सोशल वेट साबित हुई। मतलब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में घोटाले बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे हमें, वहाँ के ओवर ड्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक। तो कई सारी समस्या आई थी, सरकार को लॉस होने लगा इन कंट्रीज में, इन कंपनीज में, इसलिए डेड सोशल वेट मानी गई। लो क्वालिटी प्रोडक्ट, इसके अलावा हम बात करें जो सरकारी कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट होते थे वो क्वालिटी में बहुत बुरे होते थे, तो इसलिए वो कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर सकते थे। फॉरेन एक्सचेंज सब स्टार्ट सिंकिंग बाय द एंड ऑफ 1990, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत बनता है। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो आपने पढ़ा था कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई का फंक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वही रिजर्व जो था यहाँ पे वो श्रिंक होने लगा था, मतलब ख़त्म होने लग गया था 1990 ख़त्म होते होते। आरबीआई हैड टू मॉर्टगेज आवर गोल्ड रिजर्व टू वर्ल्ड बैंक फॉर लोन्स। इसके अलावा आरबीआई को क्या करना पड़ा, ये रिजर्व में बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो गए थे, आरबीआई को फिर हमारे देश का सोना जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा और उससे पैसा उधार लेना पड़ा। इसके अलावा परमिट लाइसेंस राज शुरू हो गया था, मतलब लाइसेंस लिए बिना कोई काम हो नहीं सकता था, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही थी। परमिट लाइसेंस ज़्यादा था क्या, तो रिश्वत वगैरह लेके लोग लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे थे,
ट्रेड पॉलिसी, सरकार ने ट्रेड पॉलिसी भी चेंज कर दी। तो वही बात हो रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। सरकार ने क्या करा, इन फर्स्ट 7 प्लान्स, शुरुआत के जो 7 प्लान्स थे, द ट्रेड वॉर करेक्टेड बाय इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी। शुरुआत में सरकार ने जो 7 प्लान बनाए, मतलब 35 साल तक सरकार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो करती रही, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को फॉलो करती रही। अब ये थी क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, हमने पहले भी पढ़ा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फैसिलिटी पॉलिसी का मतलब था एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम उन गुड्स का प्रोडक्शन अपने देश में ही करेंगे जो गुड्स हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये लिखा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब हम अब क्या करेंगे, उन चीज़ों को अपने ही देश में प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या कह लो रिप्लेस करेंगे इंपोर्ट्स को अपने देश में प्रोडक्शन करके। बेसिक एम ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बेसिक एम क्या था सरकार का इसके पीछे, कि हमारे देश के अंदर कोई फॉरेन इंडस्ट्री आएगी तो उसके कंपटीशन से हमारे देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व 2 डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव्स। इसके भी 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना, और दूसरा सेल्फ रिलायंट हासिल करना, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी हमने पढ़ा सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो था वो प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लगाया था। तो इसमें क्या था, सरकार ने टैरिफ लगाए। टैरिफ मतलब टैक्सेस। ठीक, टैरिफ इट रेफर्स टू टैक्सेस लीव्ड ऑन इंपोर्ट। सरकार ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी टैक्सेस ऑन इंपोर्ट वाज टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इससे क्या हो गया, वो प्रोडक्ट्स जो थे वो महंगे हो गए और लोगों ने उनका इस्तेमाल करना कम कर दिया। ठीक, तो बेसिक एम यहाँ ये लिखा है, इसके पीछे बेसिक एम था सरकार का टैक्सेस लगाने के ऊपर, कि इंपोर्ट्स के ऊपर, कि उन्हें महंगा कर दिया जाए जिससे कि लोग उनका इस्तेमाल करना बंद करें। दूसरा सरकार ने क्या किया, कोटा फिक्स कर दिया। कोटा मतलब लिमिट फिक्स कर दी। ठीक, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब आप जो भी कमोडिटी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो उसकी क्वांटिटी के ऊपर, कितनी क्वांटिटी में आप इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर लिमिट लगा देना, ये हमारा कोटा कहलाता है। तो ये अगर हम बात करें, सेकेंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। थर्ड चैप्टर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम अब ये देख लेते हैं और कि क्वेश्चन किस किस तरीके के हमें देखने को मिले हैं इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर के, उसमें प्रीवियस ईयर्स में कौन से मिले। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फटाफट से देख लेते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर वाले भी सारे देख लेते हैं जो बोर्ड में हमारे आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द यूज ऑफ H5B सीड्स। ठीक, तो इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन 25% से बढ़ गया था, हमें ये भी पता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करना, कि H5B सीड्स का इस्तेमाल करके। मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है, मार्केटेड और मार्केटेबल मतलब, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पार्ट जो फार्मर्स अपने इस्तेमाल करने के बाद भी बच जा रहा था, उसे मार्केट में बेच रहे थे। ठीक, सब्सिडी का मतलब हो गया मॉनेटरी असिस्टेंस जो फार्मर्स को दिया जा रहा था ताकि वो रिक्वायर्ड इनपुट वगैरह आसानी से खरीद सकें। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें तो देखो डिफाइन कोटा के बारे में पूछा गया है। कोटा क्या था, कोटा हमारा नॉन टैरिफ बैरियर था। इसके अंदर मतलब इसे नॉन टैरिफ क्यों कहते हैं, नॉन टैरिफ क्योंकि इसमें टैक्स नहीं है। ठीक सर, इसे नॉन टैरिफ इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखना नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से भी ये पूछ सकते हैं। कोटा हमारे नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से भी पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। इसके अंदर सरकार ने क्या किया था, क्वान्टिटी के इम्पोर्ट्स पे लिमिट लगा दी थी। टैरिफ्स का मतलब टैक्स लगा दिए थे। ठीक, महारत्ना कंपनी आ गया इसके अंदर, तो ये भी टॉपिक हमने कवर नहीं किया है, इसको हम नेक्स्ट ही चैप्टर में कवर करेंगे, तो इसको यहाँ पे अभी हम छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ दे रखा है डिस्कस ब्रीफली द रेशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो सेल्फ रिलायंस के ऑब्जेक्टिव को आपको बताना है यहाँ पे। तो सेल्फ रिलायंस के अंदर सरकार ने क्या फैसला किया था, तो हमें यहाँ पे ये लिखना है, तो ये भी आपने पढ़ लिया था अभी। इसके अलावा ब्रीफली डिस्क्राइब द मॉडर्नाइजेशन, यहाँ मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो देखो ये भी आपका पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, ये पूछे जाते हैं। इक्विटी और ग्रोथ के बारे में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो चारों ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरी हो गया, लैंड सीलिंग हो गया आपका,
रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया, तो ये सब लिखेंगे आप, नंबर देख के लिखने हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर, और इसका फ़ायदा कैसे मिला, ये भी हमने देख लिया था। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो और क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे पूछा गया है मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था। ठीक, हाउ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना था। लैंड सीलिंग के बारे में पूछा गया है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, लाइसेंस परमिट राज क्यों खारिज था आईपीआर 1956 के अंदर, तो ये भी बता देना है। द रीजनल बिहाइंड द लाइसेंस परमिट राज की इसे इसलिए कहते थे क्योंकि आपको कोई भी इंडस्ट्री खोलने से पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने से पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे। इसके बाद ऐसे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस देखें, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में इसमें हमें यहाँ देख नहीं रहे हैं, बाकी बोर्ड के पेपर्स भी हम करेंगे,